नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं किस्सा गोई में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सदैव आते हैं एक कथाकार के साथ। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसा शख्सियत जुड़ा है जिसके विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। जी हाँ, उन्होंने हिंदी में एमए किया है, जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है, साहित्य और पत्रकारिता में पीएचडी किया है और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भी हैं, साहित्यकार भी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में 37 वर्षों तक कार्यरत रही हैं। बाल पत्रिका नंदन की कार्यकारी संपादक रही हैं। 11 कहानी संकलन, 4 उपन्यास, 5 स्त्री विमर्श की पुस्तकों के साथ 60 से अधिक पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, एनसीईआरटी, वाणी, राजकमल, किताब घर, सामयिक मेधा तथा बहुत से प्रमुख प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं। वाणी से प्रकाशित कहानी संकलन बात अभी खत्म नहीं हुई जागरण बेस्ट सेलर में शामिल हैं। इनमें से अधिकांश पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं जैसे मलयालम, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनुवाद हुआ है। राजकमल से प्रकाशित मोबाइल उपन्यास केरल और कर्नाटक की 2 यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। स्त्री विषयक पुस्तक स्त्री का समय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रथम लेखिका भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, किशोरों के लिए लिखे गए उपन्यास दूसरा पाठ और बच्चों की पुस्तक पप्पू चला ढूंढने शेर पर हिंदी अकादमी सम्मान है। कहानी संग्रह नेम प्लेट पर हिंदी अकादमी का कृति सम्मान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का लल्ली प्रसाद पांडे पुरस्कार, तितली सम्मान, मेवाड़ संस्थान द्वारा पत्रकारिता भूषण सम्मान से सम्मानित हुई हैं। दूरदर्शन रेडियो, एसबीएस रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, एनसीईआरटी, अमेरिका के पॉपुलेशन कम्युनिकेशन के लिए बहुत से धारावाहिकों, नाटकों, बाल नाटकों, वार्ताओं, कहानियों आदि के लेखन में से भी जुड़ी हैं। रास्ता छोड़ो डार्लिंग कहानी पर सीपीसी दूरदर्शन द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। दूरदर्शन के लिए गांव की बेटी फिल्म का लेखन इन्होंने किया है। ऐसे अनगिनत चीजें हैं। दूरदर्शन रेडियो, एनबीटी प्रकाशन विभाग, एनसीईआरटी, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट आदि की कमेटियों में ये रही हैं, मौजूद भी हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की गाइड टू गुड बुक्स कमेटी में भी शामिल हैं। वर्तमान में हिंदी अकादमी दिल्ली और हरिकृष्ण देवसरे ट्रस्ट की काउंसिल में भी हैं। कई संस्थाओं की स्क्रिप्ट रिव्यू कमेटी में भी शामिल हैं। दूरदर्शन के अरुण प्रभा चैनल की प्रीव्यू कमेटी में भी हैं। न्यू सरस्वती बुक्स द्वारा प्रकाशित उन्मेष सीरीज की कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों की परामर्शदाता भी हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर क्षमा शर्मा जी की। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हें सीधे मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। अब मैं आपको सीधे उनसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने हैं, हमारे बीच में हैं डॉक्टर क्षमा शर्मा जी। मैडम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी हैं, आपको नमन है। और बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जैसे एक बच्चे को जो चाहिए वो मिल जाए, जो खुशी होती है वही हमें हो रही है। जी आपका स्वागत है मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। और जो भी मित्र लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं उन सभी को नमस्ते और धन्यवाद जी। जी। मैडम, आज खास करके हम लोग कहानियों का दौर है, किस्सा गोई का समय चलने वाला है। ये जो समय है हमारा,
उसमें हम आपसे कहानियाँ भी सुनेंगे और उस पर कुछ चर्चा भी करेंगे। जानना भी चाहेंगे कि कहानी के क्षेत्र में और क्या करने को है और क्या नहीं, जो है हमें और एक लेखक के तौर पे हमें और क्या नहीं करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ करना चाहिए, उस पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम कहानियों की ओर बढ़ना चाहेंगे। जी। आपका जो मूवमेंट है ना वो फ्रीज हो जाता है बार-बार, आपका जो चेहरा ओह! है फ्रीज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम वो शायद, हाँ, शायद तकनीकी की वजह से हो रहा है मैम, शायद हो सकता है नेटवर्क की असुविधा। खैर, आज पूरा विश्व जो है वो नेटवर्क पर जी। ही आधारित है, तो कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं हो जाता है तकनीकी कारण से। खैर, तो मैम अब मैं सीधे आमंत्रित करना जी। चाहूँगा और आपकी कहानियों में हम डूबना चाहेंगे। आपके शब्दों के मार्फत से भावनाओं में गोता लगाना चाहेंगे। स्वागत मैडम। तो पहले मैं कहानी सुनाऊँ आपको? जी मैडम, जी, जी बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत सी कहानियाँ हैं और उनको चूँकि बहुत जल्दी में करना था आपका प्रोग्राम, तो ढूँढना भी थोड़ा मुश्किल था। जी, तो जी। मैंने ये सोच के निकाला पुस्तकों को कि मैं पुस्तक के बारे में कुछ बता भी सकूँ आपको। हाँ तो मैडम, बिल्कुल, ये बिल्कुल। पुस्तक ये पुस्तक है मेरी, ये 11वां संस्करण है इसका। अरे वाह! बच्चों की पुस्तकों का 11वां संस्करण किसी पुस्तक का। तो जी, मैं अपने सुनने वालों को और सभी जो भी बच्चों के लिए लिखते हैं, उनको बताना चाहूँगी कि बच्चों की पुस्तकें भी खूब छपती हैं और खूब बिकती जी। हैं, ये 11वां संस्करण है। तो ये इसको जी, बिल्कुल। ऐसा अक्सर सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों की किताबें जो है हम लोग मतलब नहीं बिक्री होती हैं, नहीं, ये 11 संस्करण है, 11वां संस्करण, ये सुनकर जी। मतलब खुशी हो रही है। जी, बहुत बड़ी और बात है ये। इसका कंटेंट जो होगा सो तो होगा, इसके चित्र बहुत खूबसूरत हैं, इस वाह! पुस्तक में, बहुत अच्छे चित्र हैं। तो ये भी नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है। मैं आपको सुनाती हूँ, बल्कि जी, मैं बिल्कुल। आपको पहले ये कहानी सुनाना चाहती हूँ, बुलबुल और मुन्नू। स्वागत मैडम, ये स्वागत। पुस्तक भी 4-5 भाषाओं में अनुवाद हुई है और ये पुस्तक जिसको मैं दिखा रही थी ये भी 4-5 भाषाओं में अनुवाद हुई है। और पिछले साल जैसा मैं अभी आपको बता रही थी, नेशनल बुक ट्रस्ट से ये 4 पुस्तकें हैं जो कि 20-20 हजार, एक पुस्तक की 20,000 प्रति उस तरह से छपी हैं। बाप रे! और जी। अब मैं कहना ये चाहती हूँ कि बच्चों की पुस्तकें खूब बिकती हैं, ये एक भ्रम है, ये बिकती नहीं है। और रॉयल्टी भी खूब देती हैं। और चूंकि नेशनल बुक ट्रस्ट का प्रोडक्शन वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। तो जी, जी। मैं पहले आपको एक बुलबुल और मुन्नू सुनाती हूँ कहानी, है स्वागत ना। मैडम, स्वागत, स्वागत। और ये देखिए, बुलबुल तो है, ये बकरी मैडम बुलबुल है और ये मुन्नू जी हैं, मेढक। ये बकरी जी हैं, इनका नाम बुलबुल है, और ये मेढक जी हैं, इनका नाम मुन्नू है। शुरू करूं? जी, बिल्कुल मैडम, नदी स्वागत, किनारे स्वागत। एक मेढक रहता था। जब मर्जी आती धरती पर कूदता, कभी पेड़ पर चढ़ता, देर तक पानी पर तैरता। एक बार उसने दूर रेडियो से आती आवाज को सुना, कोई बहुत मीठा गा रहा था। आवाज की नकल करके मेंढक ने गाने की कोशिश की, तो उसके मुंह से आवाज निकली, टर 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 टर। नदी के किनारे बरगद के पेड़ पर बैठा बंदर सुन रहा था। उसने पूछा, क्या कर रहे हो मुन्नू, इतनी देर से टर 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 टर, न जाने क्या कर रहे हो। ओहो, अरे भाई मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुन्नू ने कहा। गाओ गाओ खूब गाओ, और जब मियाँ तानसेन के नाती बन जाओ तो बताना। कहते हुए बंदर ने एक छलांग लगाई और दूसरे पेड़ पर चला गया। मेंढक ने फुदकते हुए बंदर को जाते देखा और बुदबुदाया, अच्छा है भाग गया, न काम का न काज का, जब देखो तब भाषण देता है या हिला हिलाकर पेड़ों के सारे फल गिरा देता है। मेंढक कूदता हुआ दूर दूर चल रही बकरी बुलबुल के पास पहुंचा, जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया शुरू में ही, जी। बुलबुल मैडम को। बकरी ने अभी अभी
स्वादिष्ट दूब को धरती से उखाड़कर चबाना शुरू किया था और वो उसके स्वाद के आनंद में आंखें बंद किए थी कि मुन्नू उसका गोल गोल चक्कर काटने लगा। बुलबुल को लगा कि शायद कोई मक्खी उसे तंग कर रही है। उसने जैसे ही अपना पीछे वाला पैर मक्खी को भगाने के लिए चलाया कि मुन्नू जोर से चिल्लाया, मार डाला, मार डाला, मार डाला। बकरी ने जुगाली करना छोड़ पहले तो कान फैलाकर आवाज को सुनने की कोशिश की, फिर दूर तड़पते हुए मुन्नू की तरफ दौड़ी। क्या हुआ मुन्नू? अच्छा पूछते हो क्या हुआ? इतनी जोर से लात मारी कि दम ही निकाल दिया, मुन्नू चिल्लाया। ओफो भाई, मुझे क्या पता था कि तुम वहां हो और मुझे छू छू कर निकल रहा हो। मुझे तो लगा कि कोई मधुमक्खी परेशान कर रही है। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? लगी है, मुन्नू ने गुस्से से कहा। देखो तुम्हें भी पता है कि मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है ना। अब चलो हंसकर दिखाओ। बेचारा मुन्नू, उसने दर्द से रोते रोते हंसने की कोशिश की। उसे हंसते देख बुलबुल भी हंसी, कहने लगी, आओ कूद कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ और सैर के मजे लो। मुन्नू फौरन दर्द भूलकर बुलबुल की पीठ पर जा चढ़ा। बुलबुल धीरे धीरे चलने लगी। फिर उसने कहा, अरे मुन्नू, ये तो बताओ भला तुम मुझसे मिलने क्यों आ रहे थे? क्या काम था? तभी मुन्नू ने देखा कि नदी में एक नाव चली आ रही है। हवा भी जैसे नाव का साथ देती उसके साथ साथ चल रही थी। मुन्नू बोला, मैं तो गाना सीखने आया था। अच्छा, गाना? तो भला गाना सीखने मेरे पास क्यों आए थे? मैं गाना क्या रैंकना जानती हूँ। कहो तो सुनाओ। बुलबुल हंसते हुए बोली। नहीं, कहते हुए मुन्नू टप से बुलबुल की पीठ से टपक पड़ा। अरे मैं तुमसे गाना सीखने नहीं, मदद मांगने आया था कि अगर हो सके तो कोई गुरु बता दो जो गाना सिखा दे। गुरु? मैं तो सिर्फ कोयल को जानती हूँ। गर्मी लगते ही मुंह नाक में दम किए रहता है, कुहू कुहू करके। बुलबुल की पीठ पर बैठ मेढक चल दिया कोयल की खोज में। वहां से वे एक बगीचे में पहुंचे। बगीचे में क्या बहार थी! पीले, लाल, नीले, सफेद, बैंगनी, नारंगी, गुलाबी फूलों की चादरें जैसे जगह जगह लटकी थी। दूर दूर इमली, आम, अमरूद, लीची, चकोतरे, संतरे के पेड़ भी थे। फूलों पर मंडराती तितलियां जब थक जाती तो इन पेड़ों के तनों से चिपक कर आराम करने लगती। बुलबुल की पीठ पर चिपका मुन्नू ये सब देख रहा था। नदी से बाहर की ये उसकी पहली यात्रा थी, बिल्कुल एक दूसरी दुनिया की। आम के पेड़ के नीचे जाकर बुलबुल कोयल को पुकारने लगी। उसी समय एक लंगूर अपनी पूंछ के सहारे लटकते हुए बोला, कोयल तो गई है दूर पहाड़ों की सैर को, मुझे बताओ क्या काम है? अरे तुम्हें क्या बताऊं, ये है मेरा दोस्त मुन्नू। बुलबुल बकरी ने पीठ पर बैठे मेढक की तरफ इशारा किया। ये गाना सीखना चाहता है। गाना? और ये? काले मुंह वाले लंगूर ने मेढक को देखकर हंसना चाहा, फिर गंभीर होते हुए बोला, अच्छी बात है, कोई चाहे तो कुछ भी सीख सकता है, मगर ये गाना सीखना चाहता है और मैं नाचना। ये कहते हुए लंगूर ने एक जोरदार झोंका खाया और दूसरे पेड़ पर जा चढ़ा। मुन्नू उसे देखता रह गया। तब मुन्नू ने कहा, मुझे नहीं सीखना है कोई गाना वाना, मुझे तो लंगूर की तरह कूदना है। कूदना है और जरूर कूदना है। मुन्नू की बात सुनकर बुलबुल जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते वो जमीन पर लेट गई। उसकी पीठ पर चढ़ा मुन्नू उसके नीचे आते आते बचा, लेकिन बुलबुल हंसती ही जा रही थी। ओ हो, ये बात तो मैंने पहली बार सुनी है कि एक मेढक को लंगूर की तरह कूदना है। हा हा हा, ही। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? क्या मैं लंगूर की तरह इसलिए नहीं कूद सकता कि वो बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा? आखिर जमीन पर तो मैं भी खूब दूर तक कूदता हूँ ना। बहुत अच्छा, बढ़िया। चलो तो फिर दिखा ही दो कूद कर, कहते हुए बुलबुल दूर चट्टान के पास जाकर खड़ी हो गई।
इतराता हुआ मुन्नू आम के एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जितना चढ़ता उतना ही फिसल कर गिर जाता, फिर चढ़ता फिर गिरता। अंत में उसे तने से होते हुए एक शाखा पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जैसे ही उसने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने की कोशिश की कि जमीन पर गिरा टप। मर गया, मर गया। मुन्नू की चीख पुकार सुनकर बुलबुल दौड़ी आई। पत्तों के बीच में छिपा लंगूर भी नीचे उतर आया। बुलबुल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ये तुम्हारी तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने की कोशिश कर रहा था। लंगूर की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी बुलबुल ने कहा, जब तक गाना सीखने की बात थी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मगर तुम तो निकले निरे बुद्धू के बुद्धू ही। जिसे देखते हो उसकी नकल करने लगते हो। याद रखो, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। अगर जबरदस्ती किसी की नकल करने की कोशिश करोगे तो वैसे ही जमीन पर गिरोगे जैसे अभी गिरे थे। चलो आओ, बैठो मेरी पीठ पर, तुम्हारे घर छोड़ दूं। पता नहीं तुम्हारी मम्मी कितनी परेशान हो रही होंगी। अब फिर से नदी की ओर लौटने की यात्रा शुरू हो गई। बकरी की पीठ पर बैठे मुन्नू की आंख खुली कि एकाएक उसने खुद को चील के मुंह में दबा पाया। उसने फौरन अमरूद के पेड़ पर बैठे तोते से कहा, जरा पीछा करो उस मुई चील का। बेचारा मुन्नू तो अपने घर आराम से जा रहा था कि ये चील ले उड़ी। पहले तो तोते ने कहा, मैं क्यों उस मुन्नू के पीछे चील से लड़ूं। फिर न जाने उसे क्या सूझा कि वो तेजी से उड़ान भरता चील के पीछे हो लिया। फिर उड़ती चील के सिर पर उसने वैसे ही चोंच मारी जैसे कि उसका दोस्त कौवा मारता है। चील पहले तो इस एकाएक आक्रमण से घबराई, लेकिन जब तोते ने दोबारा उस पर हमला किया तो वो तोते के पीछे दौड़ी। इस भागा दौड़ी में मुन्नू चील के मुंह से टपका और सीधे एक पेड़ की फुनगी पर जा गिरा। उधर तोते ने देख लिया था कि मेढक कहाँ गिरा है, इसलिए चील को छकाता हुआ तोता पेड़ के हरे पत्तों में जा छिपा। अब ढूंढती रहे चील। जब चील का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं रहा तो तोते ने कहा, मुन्नू आज तो बाल बाल बचे हो। थैंक यू, थैंक यू, मगर ऊपर उड़ने में मजा बहुत आ रहा था, मुन्नू बोला। उसकी बात सुनकर तोते को गुस्सा आ गया। बोला, बुलबुल शोर न मचाती तो अभी तक चील के पेट में तैर रहा होता। तोते की डांट से मेढक को इतना डर लगा कि उसने आंखें बंद कर ली। उधर चील ने मेढक को नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जंगल जंगल सब जगह ढूंढा। कुछ पता न चलने पर अंत में निराश हो वो आकाश में उड़ गई। थोड़ी देर मेढक पर गुस्सा होने के बाद तोते को याद आया कि अरे, उसे तो बाजरे के खेत की तरफ जाकर अपने बच्चे के लिए नरम बाजरे की बाल लानी है। बस वो फौरन उड़ चला। रास्ते में एक पत्थर पर खड़ी बुलबुल दिखाई दी। वो चट्टान पर दो पैरों के सहारे खड़ी होकर दूर लगी झरबेरी की झाड़ी के पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जब तोता बुलबुल के पास से उड़ा तो बोला, आज बचा दिया है उस मुन्नू को, मगर हर रोज नहीं आऊंगा बचाने। अब ऐसा करो कि जाकर उसे उस नीम के पेड़ से नीचे उतार लाओ, जहाँ चील के डर से वो पत्तों के बीच छिपा बैठा है। बुलबुल फौरन स्वादिष्ट बेर के पत्ते खाना छोड़ नीम के पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। वहां नीचे खड़ी वो नीम के पेड़ के नीचे पड़े पीले और सूखे पत्तों पर चहलकदमी करती हुई बोली, मुन्नू, ओ मुन्नू, चलो नीचे आओ। नीचे कैसे आऊं, मुझे तो डर लग रहा है। इतनी ऊंचाई से कैसे कूदूं। बुलबुल को मुन्नू की धीमी आवाज सुनाई दी। अब इतने धीरे धीरे कैसे बोल रहे हो। मैं सोच रहा था कि चील तुम्हारी आवाज में बोल रही है और मुझे पत्तों से बाहर निकालने की सोच रही है, मुन्नू ने मुंह चमकाते हुए कहा। ये सुनना था कि बुलबुल जोर जोर से हंसने लगी। वो बोलना चाहती थी कि फिर से हंसने लगी। हंसी से उसके बड़े बड़े दांत बार बार चमक रहे थे। वो चारों पैरों पर रह रहकर उछल रही थी। उसके लंबे कान और पेट सब कुछ हिल रहा था। मुन्नू नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था कि उसका पांव फिसला और वो टप से नीचे गिरने को हुआ कि तभी नीचे से एक कार गुजर रही थी। मुन्नू कार की छत पर जा गिरा। बुलबुल समझ नहीं पाई कि मुन्नू कहाँ गया। उसने इधर देखा उधर देखा, मगर उसका कुछ पता नहीं चला।
कार को अपनी ओर आता देख बुलबुल एक ओर हट गई। तो कहीं मुन्नू नीचे कूदा हो और कार के पहियों के नीचे आकर कुचल गया हो, या फिर अभी तक नीचे ना आया हो, पेड़ पर अटका हो। ये सोचकर बुलबुल ने फिर से आवाज लगाई, ओ मुन्नू, मुन्नू क्यों इतरा रहे हो? इतनी देर से बुला रही हूँ और तेरे नखरे हैं कि मिल ही नहीं रहे। मगर वहां मुन्नू हो तो बोले, जरूर कोई गड़बड़ है। उस तोते को कहाँ पकड़े जो पेड़ पर जाकर देख सके कि मुन्नू को क्या हुआ। बेचारी बुलबुल, उसे रोना आने लगा। न जाने मुन्नू कहाँ है, वो जिंदा भी है कि नहीं। कहीं पेड़ पर बैठी चील या बाज उसे चट कर गए हो तो। वैसे भी ये भी नहीं पता कि कुंभकर्ण की नींद सो गया हो। बुलबुल समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या न करे। तभी उसे दूर से धूल उड़ाती फिर एक कार आती दिखाई दी। अरे, बुलबुल पहचान गई, ये तो वही कार है। हो सकता है इन्हें मुन्नू के बारे में कुछ पता हो। बस बिना एक पल गंवाए बुलबुल सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। तभी एक झटके से कार रुकी। उसमें से एक लड़का दरवाजा खोलकर बाहर आया। चिल्लाता हुआ बोला, ए बकरी, रास्ते में क्यों खड़ी है, मरेगी क्या? बुलबुल बोली, मैं यहाँ से तब हटूंगी जब तुम मेरे मुन्नू को ढूंढ कर दोगे। मुन्नू? कौन मुन्नू? कैसा मुन्नू? हमें क्या मालूम, जल्दी हट, पहले ही देर हो रही है, लड़के ने चिल्लाकर कहा। तुम्हें नहीं मालूम? मैं बताती हूँ। वो उस नीम के पेड़ पर अटका है, मैं उस पर चढ़ नहीं सकती, तुम उतार कर ला दो। अच्छा, वो जो तेरा मुन्नू है वो पता नहीं कौन है, जिसे न हम जानते हैं न पहचानते हैं। उसे लाने के लिए उस नीम के पेड़ पर चढ़कर अपने हाथ पांव तुड़वा लें। वाह, बहुत खूब। उस लड़के ने हाथ नचा नचा कर बुलबुल का मजाक उड़ाया। उसी वक्त कार की छत से आवाज सुनाई दी, बुलबुल, मैं यहाँ हूँ। अरे मुन्नू, कहाँ? जल्दी बताओ, मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और परेशान हो रही हूँ। तभी बुलबुल ने देखा कि मुन्नू सड़क पर उसकी ही तरफ दौड़ रहा है। अरे मुन्नू, जरा सड़क से अलग हटकर, नहीं तो इस गाड़ी के नीचे आ जाओगे, जरा बचकर, कहती हुई बुलबुल मुन्नू की तरफ दौड़ी। बकरी हटी तो गाड़ी तेजी से चली गई। मुन्नू के पास जाकर बुलबुल ने पूछा, मगर तुम थे कहाँ? उस गाड़ी की छत पर गिरा पड़ा था, मुन्नू ने सुबकते हुए कहा। भगवान का शुक्र है मुन्नू, जो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर छत से फिसलकर नीचे गिर जाते तो जानते हो क्या हो सकता था? बुलबुल घबराते हुए बोली, हाँ जानता हूँ, मगर बेकार में डर रही हो, कुछ हुआ तो नहीं ना? आओ घर चले। छोटे से मुन्नू की बात सुनकर बुलबुल को बहुत खुशी हुई। उसने अपनी पीठ पर मुन्नू को बिठाया और चल दी। उनके इर्द गिर्द तितलियां उड़ रही थीं, पत्ते इधर उधर हिलते हुए मीठी मीठी बातें कर रहे थे। चिड़िया पास आकर बुलबुल की पीठ पर चढ़े मुन्नू को देखती और हंसते हुए उड़ जाती। बुलबुल और मुन्नू अपने घर की तरफ जा रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी बिल्कुल, एकदम वो दृश्य जो है सामने दिख रहा था और इतनी अच्छी तरह से आपने प्रस्तुति दी मैडम, आपको नमन है। मैम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम अभी खास करके जो नवोदित लेखक हैं, जो ये इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, खास करके कहा जाए कि हमारा एक मिनट जो प्लीज, एक जी, मिनट। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, हाँ, तो जैसे जी, मान लीजिए कि जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, खास करके ये क्षेत्र जो बच्चों के लिए हम लोग लिखते हैं, उस क्षेत्र में आना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, बाल लेखक जी। के तौर पे आना चाहते हैं, तो उनमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए? क्या उनको और किस ओर ध्यान देना चाहिए मैडम? जो नए लोग लिखना चाहते हैं, पहली बात तो ये है, जो जिन्होंने मुझे बच्चों के लिए लिखना सिखाया, जी। वो थे मेरे, मतलब मेरे बॉस भी थे और मेरे पिता तुल्य थे, श्री जयप्रकाश भारती जी, जो हमारे मैंने उनके साथ 27 साल काम किया। तो उन्होंने ही हमें सिखाया था कि बच्चों के लिए लिखना है तो वैसे लिखो जैसे बच्चे बोलते हैं। हुँ, यानी कि छोटे छोटे वाक्य, बहुत साधारण भाषा। और बच्चा जो बिल्कुल। है, जैसे आ, बच्चा, उसकी कल्पना जो है, बच्चा हो सकता है
कि आपके घर की जो कढ़ाई है जिसमें आप पूरियां तलते हैं, जी। हो सकता है उसको तालाब समझ ले, अरे वाह। है ना? जी तो जी। उसे तालाब समझ ले। अब उस तालाब में है तो वो कढ़ाई, लेकिन उस तालाब में क्या क्या हो सकता है? अरे वाह। उस तालाब में क्या नाव चलती है? क्या उस तालाब में मछलियां रहती हैं? क्या उस तालाब में कमल खिलते हैं? केकड़े होंगे क्या? उसमें कौन सी मछली, किस किस प्रजाति की मछली? क्या उस जी। तालाब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो सकता है? क्योंकि अरे क्या पता वाह। तालाब कब सूख जाए, है जी ना? जी। आज उस तालाब का पानी क्या प्रदूषित है? तो एक ही चीज आपकी कल्पना के बहुत से दरवाजे खोल देती है। क्या और बात। बच्चे के लिए लिखने में मजा ही ये है कि बच्चा कुछ किसी भी चीज को कुछ भी बना लेता है। मैं जी उसके पास मेरे आपकी तार्किक शक्ति वैसी वाली नहीं होती है कि हम सही को सही और गलत को गलत कहना चाहते हैं। उसके पास जी। तो उसकी अपनी कल्पना है, और उसी की बिल्कुल। कल्पना के साथ हमें भी दौड़ना पड़ता है। तो ये बच्चे के मतलब बहुत साधारण सी भाषा, और जो चीज मुझे बहुत किसी भी चीज से हिट कर रही है दिमाग में, उसी पर अच्छी शायद कहानी बन सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितने भी हमारे नवोदित लेखक हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैम की बात को गांठ बांध लें, क्योंकि ये सचमुच, ये कहा जाता है, ये अनुभव ही हमारे लिए एक कुंजी का काम करेगी उस ताली को खोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल मैडम, बहुत आनंद आ रहा है आपकी कहानियों को सुनकर। और और उस चीज को हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। आपने जो कहा, वो जो कहानी हम लोगों ने सुनी है उसमें पूरी तरह से वो दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। फिर एक और कहानी आपसे सुनना चाहेंगे मैम, आमंत्रण है आपको फिर से। जी। अ, मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ, मेरी फुटबॉल सुनाओ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं एक पल के लिए इसके चित्र भी दिखाना चाहती हूँ आपको। जी बिल्कुल, मैं पूरा फुल स्क्रीन कर। इसके चित्र इतने सुंदर हैं कि मैं खुद ही हैरान हूँ। ये बहुत खूबसूरत चित्र है इसके। एक चित्र था जिसमें सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, वो मुझे इसका बहुत अच्छा चित्र लगता है। जी जी जी। और सही मायने में देखा है, बच्चों की पुस्तकें जो हो उसमें अगर चित्र नहीं, चित्र कहा जाता है, चित्र ज्यादा इलस्ट्रेशन का बोलती बहुत हैं। मायने है। बहुत, हाँ तो बिल्कुल, बहुत। इलस्ट्रेशन अगर अच्छा नहीं है तो फिर बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। जी हाँ। इलस्ट्रेशन का ये बहुत, ये देखिए किसी सब लोग सब बच्चे और दादाजी आइसक्रीम खा रहे हैं, जी। सबके अलग अलग एक्सप्रेशन थे। तो देखिए, मैं इसको हम्म। सुनाती हूँ आपको। मैं तो ये बात इस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा मैम, ये तो बच्चों की बात है। मैं भी अभी भी अगर मुझे चित्र वाली किताब मिले ना तो उसमें ज्यादा आनंद लेता हूँ। लोग कहते हैं कि हम लोग बड़े हो गए तो फिर वो सिर्फ शब्द ही शब्द दिखें। विश्वास मानिए, इस उम्र में भी या किसी भी उम्र में चित्र ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। उन पुस्तकों को मेरे ख्याल से तो इसके ऊंचे अलावा वाले जो हैं। बच्चों की जी कल्पना शक्ति, जो मेरा पोता है, जी उसके साथ जब भी मैं हर साल 2 महीने के लिए मैं उसके पास जाती हूँ, और जब वो पैदा हुआ था तब भी उसके साथ मैं रही थी लंबे समय तक। तो जी मैडम। उसकी क्रियाकलाप हैं, उसके जो बातचीत के ढंग है, उसके जो चीजों के प्रति उत्सुकता है, उनको समझने की कोशिश है, उनके साथ जो विकसित होती हुई भाषा है, जी उससे मुझे बहुत सीखने को मिलता है। पिछले दिनों उसने कहा मुझसे कि अब ना तुम, इस बार मैं उनके पास नहीं गई तो वो लोग कह रहे थे कि दिसंबर में आ जाइए। तो मैंने कहा नहीं, वहाँ बहुत ठंड है, हम नहीं आ पाएंगे, मेरे हस्बैंड को ठंड ज्यादा सूट नहीं है। तो जी फिर जी। उसने कहा कि वो कोरोना का ना, वो अभी 9 साल का है, और वो कोरोना का वैक्सीन डेवलप कर रहा है। उसने कहा अरे वाह। जो मेरे ग्रैंडसन ने, और अरे वाह। उसने और उसने बाकायदा वहां पे एक लैब अपने घर में, जो खिलौने की लैब है, वो बना रखी थी। और फिर उसने हमारे लिए, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप अभी नहीं आना चाहती, आप हमेशा जुलाई अगस्त में आते हैं ना, तो मैं आपका ना शेड्यूल बना देता हूँ। तो उसने शेड्यूल बना दिया हमारा कि हमें कब कब वो वैक्सीन देगा। अरे और वो वाह। वैक्सीन डेवलप कर चुका है। तो मैं ओहो। यही कह रही हूँ कि वो 9 साल का है सिर्फ, और तमाम को उसकी जानकारियां, कोविड से क्या हुआ, कैसे होता है,
उसके दोस्तों के किस पेरेंट्स को लग चुका, और वो अपना बना रहा है, और अपने दादा दादी के लिए, अपनी बुआ के लिए, सबके लिए उसने शेड्यूल बना दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों को हम समझते हैं कि वो कम जानते हैं, लेकिन समटाइम्स वो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। बहुत ज्यादा जानने में हम अपनी कहानी कैसे लिखें? समस्या ये है हाँ, ना कि जो बच्चे बिल्कुल। बहुत ज्यादा जानते हैं, उनको कैसे अपनी कहानी से प्रभावित करूं? कैसे मैं वो कहानी लिखूं जो वो समझ सके, जिसमें उन्हें आनंद आए? अक्सर हम बड़े हाँ, लोग ये समझ लेते हैं ना, बच्चे हमसे बहुत कम जानते हैं, पर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं है। बच्चे समटाइम्स हमसे बहुत बहुत ज्यादा जानते हैं। उसने पूरा शेड्यूल बनाया और उसने मुझे सब बता दिया कि किस देश में कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या है, या फाइजर ने क्या किया, सब। तो मैं हैरान रह गई। तो वाह वाह। खैर। उनको आशीर्वाद है सर, मैडम उनको आशीर्वाद है। जी, और यूं ही आगे वो बढ़े जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है सर जी। ये है मेरी फुटबॉल। जो पहली कहानी थी उसका नाम था बुलबुल और मुन्नू, मैंने शायद नाम नहीं बताया। इस कहानी का जी जी, नाम हम है लोग देख मेरी सकते फुटबॉल। हैं। धन्यवाद। नंदू के पास एक फुटबॉल थी। दादाजी ने जब उसे ये दी थी तो कहा था, नंदू देख, ये उतनी ही पुरानी है जितना कि मैं, पर अभी तक अच्छी खासी है। तू इससे खेल और मुझे अच्छा खिलाड़ी बनकर दिखा। नंदू ने खुशी खुशी फुटबॉल ले ली और घर से भाग गया। वो देर तक उससे अकेला ही खेलता रहा। फुटबॉल कभी इधर जाती और कभी उधर। नंदू उसके पीछे दौड़ता। दादाजी बरामदे में बैठे ये सब देख रहे थे और खुश हो गए थे। ये दादाजी और नंदू का चित्र है। शुरू में तो दादाजी उसके साथ खेलते थे। थोड़ी देर के लिए वो भी जैसे नंदू जितने बड़े हो जाते, खूब हंसते, जोर जोर से तालियां बजाते, फुटबॉल के पीछे तेजी से भागते। एक दिन पापा ने उन्हें खेलने से मना कर दिया। कहा कि अब इस उम्र में वो नंदू को खेलते देखें, उसके साथ खेले नहीं। हाथ पांव में चोट लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। नंदू बहुत उदास हुआ। अब कैसे खेले? पापा तो दफ्तर चले जाते, मम्मी को काम से फुर्सत न मिलती। पापा ने मना किया था, इसलिए दादाजी से तो कह नहीं सकता था। नंदू की बहन थी बुलबुल। उसने नंदू को चुपचाप बैठे देखा तो पूछा, आज यहाँ कैसे क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? किसके साथ खेलूं? दादाजी तो खेलेंगे नहीं, तो अपने किसी दोस्त को बुला लो न। फिर लेकिन नंदू बोला, कैसे बुलाऊं इस वक्त? तो वो बोली, कोई बात नहीं भैया, मैं खेलूंगा ना आज से तुम्हारे साथ। कल से हम दोनों स्कूल से आकर खाना खाकर होमवर्क कर लिया करेंगे, फिर खूब खेला करेंगे। बुलबुल की बात सुनकर नंदू खुश होकर मुस्कुराने लगा। अब शाम होते ही नंदू बुलबुल के साथ खेलता। खेलते खेलते थक जाते तो एक तरफ बैठ जाते। दादाजी सारी बात समझ कभी शरबत बना लाते, कभी कोई फल खाने को देते, और कभी तो मम्मी मोटी मलाईदार लस्सी ले आती। इन दोनों को रोज खेलते देख पड़ोस का समीर भी आने लगा। 3 की टीम बनी तो जल्दी ही 4 की हो गई। उनकी देखा देखी सुहेल भी उनके साथ आकर खेलने लगा। दादाजी बच्चों को खेलते देखते तो बहुत खुश होते। जो बच्चा अच्छा खेलता उसे वो इनाम में अपनी जेब से निकालकर कभी टॉफी तो कभी बिस्कुट देते। किसी दिन शाम को बच्चों को आइसक्रीम खिलाने भी ले जाते। मोहल्ले भर के लोग इस फुटबॉल टीम को पहचानने लगे। अब देखिए ये है किक। बहुत देख रहे हैं ना आप, ये किक है। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वहां इतने बच्चे आने लगे कि 2 टीम बनानी पड़ी। अब हर टीम में जीतने की होड़ लगी रहती। खूब शोर शराबा होता। फुटबॉल कभी किसी के आंगन में चली जाती तो कभी किसी के शीशे से टकराती। आसपास के लोग जी इससे और बच्चों के शोर शराबे से परेशान होने लगे। वे दादाजी के पास शिकायतें लेकर आने लगे, बच्चों को डांटने लगे। दादाजी उन्हें समझाने की कोशिश करते,
बच्चों की उम्र का हवाला देते, मगर कोई न समझते। एक बार पास में रहने वाले वर्मा जी के बाहर के आंगन में फुटबॉल क्या गिरी कि तूफान आ गया। उन्होंने बच्चों को खूब डांटा, पुलिस बुलाने की धमकी दी और फुटबॉल उठाकर रख ली। फिर चिल्लाकर कहा कि अब वो उसे कभी वापस नहीं करेंगे, न फुटबॉल रहेगी, न बच्चे खेलेंगे, न किसी को परेशानी। बच्चों ने उनसे बहुत प्रार्थना की, वायदा भी किया कि अब वे शोर नहीं करेंगे, फुटबॉल भी उनके आंगन में कभी आकर नहीं गिरेगी। मगर वर्मा जी को नहीं मानना था तो वो नहीं माने, बल्कि वो बच्चों को बाहर निकालकर उन्होंने अपना गेट बंद कर दिया और घर के अंदर चले गए। ये वर्मा जी हैं और इनके देखिए एक्सप्रेशन देख लीजिए। बहुत सुंदर। बच्चों ने दादाजी से आकर शिकायत की, मगर वो भी क्या करते, वो तो पहले ही पड़ोसियों की शिकायतों से परेशान थे, क्या करें क्या न करें। बच्चों ने सोचा कि क्यों ना आपस में चंदा इकट्ठा करके एक नई फुटबॉल ले आए। उन्होंने दादाजी से कहा। दादाजी को लगा कि बच्चे दोबारा खेलेंगे, फिर से शोर होगा, लोगों के घरों में कुछ टूट गया तो लड़ाई भी हो सकती है। हालांकि बच्चों के न खेल पाने से वो भी दुखी थे। फिर उस फुटबॉल को उन्होंने अभी तक इतने जतन से संभाल कर रखा था, उसे इस तरह कोई रख लेगा ये उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। कई दिन से बच्चे खेल नहीं पा रहे थे, उनके चेहरे लटके हुए थे, उनकी उदासी दादाजी से देखी नहीं जा रही थी। वो सोचते थे कि बच्चे अगर खेले नहीं तो बच्चे कैसे। एक शाम दादाजी वर्मा जी से मिलने गए। उन्हें देखते ही वर्मा जी बोले, मुझे पता है कि बच्चों ने आपको भेजा होगा, मगर इनके शोर ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया। ऊपर से फुटबॉल की धमाधम धूम। दादाजी वर्मा जी की बातें सुनते रहे, फिर बोले, वर्मा जी, जब आप छोटे थे कभी खेलने के लिए डांट पड़ी थी? अजी आप कहते हैं कभी? रोज ही जरा सी देर हो जाती तो लौटने पर यही सुनना पड़ता था, जरूर कहीं खेलता रह गया होगा। खेलने का मन भी होता तो जल्दी से जल्दी डांट के डर से घर की ओर दौड़ता। वर्मा जी ने कहा। उनकी बात सुनकर दादाजी मुस्कुराए। पूछा, तब कैसा लगता था आपको? कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगता था। वर्मा जी ने कहा, यही तो मैं आपको बताने आया हूँ, इन बच्चों को भी बहुत बुरा लग रहा है, आप उन्हें खेलने ही नहीं दे रहे। दादाजी बोले, ये क्या बात कही आपने? मैंने उन्हें खेलने से कब रोका है? हाँ, मेरे घर में फुटबॉल आकर गिरेगी तो वापस नहीं मिलेगी, बाकी वे कुछ भी खेलें। आपको तो पता ही है, खेलते वक्त ऐसा हो जाता है, किसी बच्चे ने जानबूझकर तो फुटबॉल नहीं फेंकी होगी ना आपके घर में। दादाजी ने कहा, आप सिर्फ मेरी बात क्यों कर रहे हैं? इन बच्चों की धमा चौकड़ी से तो पूरा मोहल्ला परेशान है। वर्मा जी ने नाराज होते हुए कहा। आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी अगर बच्चे सॉरी कहें। सॉरी से क्या होता है? सॉरी कह दी और शीशे तोड़ दिए। वर्मा जी ने हाथ हिलाया। दादाजी को भी उनकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। बात बढ़ न जाए इसलिए वो उठे और बाहर चले आए। बाहर खड़े बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन दादाजी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा ऐसा कैसे हो कि बच्चे खेल भी सकें और किसी का नुकसान भी न हो। अगले दिन दादाजी को अपने एक दोस्त की बेटी की सगाई में जाना था। वहां से लौटते शाम हो गई। घर के बरामदे में अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। पास आए तो देखा वर्मा जी अपनी पोती विभा के साथ खड़े। बोले, भाई साहब, माफ करना, इस बच्ची ने मेरी आंखें खोल दी। आपके जाने के बाद इसने कहा कि आप उन बच्चों से खेलने के लिए मना कर रहे हैं, क्या आप मुझे भी कभी नहीं खेलने देंगे? पड़ोस वाले दादाजी आपसे मिलने आए और आपने उनसे इतना बुरा व्यवहार किया। मेरे साथ चलकर उनसे सॉरी बोलिए। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, वर्मा जी ने कहा। दादाजी ने वर्मा जी को गले लगा लिया। विभा को फौरन जेब से निकालकर टॉफियां दी। टॉफी खाते हुए उसने फुटबॉल बाहर खड़े बच्चों की तरफ उछाल दी। अगले दिन से तो बस कमाल ही हो गया। दादाजी के साथ वर्मा जी भी बच्चों का खेल देखते और उनका खूब जोश बढ़ाते।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। मैम इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, जैसे कि लेखन की दुनिया में ख़ास करके जब हम लोग उतरते हैं, जितने भी लोग उतरेंगे, हम लोग का कोई ना कोई एक आदर्श हुआ करते थे, जिनको हम लोग मान कर चलते थे। आपका भी कोई था? आदर्श से मतलब आपका? आदर्श का मतलब कि मैं उनकी तरह, मतलब उनके जैसे लेखन जो है, उनको अपने अंदर समाहित करना चाहती हूँ, वैसा कोई एक आदर्श के तौर पे। आदर्श, मेरे ख्याल में अगर मैं किसी की नकल करना चाहती हूँ तो वो मेरे आदर्श नहीं हुए। हमें मतलब कि किसी की कहने का नकल, मतलब, हाँ, जी। मतलब होता है ना, हम लोग हमें प्रभावित ये होते तो हैं, किसी से मानना प्रभावित चाहिए, होते हम हमें हमें हैं। ये जी, तो करना चाहिए कि अरे फलां व्यक्ति इतने अच्छी चीजें लिखते हैं तो मैं भी जी, जी। ऐसा ही लिख सकूं। लेकिन वाह! अगर क्या बात मान लीजिए प्रेमचंद ने दो हीरा मोती की कथा लिखी या है। पूस जी, की रात लिखी, तो मैं भी जी। उनकी नकल में वैसा करूं तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वो तो मेरे विकास को बाधित कर देगा, है वाह! ना? क्या बात मेरा है। विकास बिल्कुल, रुक बिल्कुल। जाएगा वहां, मैं उनसे कुछ सही। अलग चीज देखूं। हाँ, मैं ये सो क्यों वो कहानियां इतनी पॉपुलर हैं, वो कहानियां क्यों आज मुझे इस एज पे पसंद आती हैं और किसी 10 साल के बच्चे को भी पसंद आती होंगी, तो वो जी, क्यों पसंद आती है इसकी छानबीन तो करूं, लेकिन उनकी नकल करना ठीक नहीं है। लेखन में बिल्कुल। इसीलिए आदर्श में ये तो मानो कि फलां व्यक्ति ने बहुत अच्छा लिखा, वो बच्चों की नब्ज पकड़ सका, बच्चों तक पहुंच सका। और खास तौर से लेखन की जो अपनी शर्तें होती हैं, जो बड़ों और बच्चों दोनों के लेखन में आती हैं कि हम जात पात को जी, नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते हैं, धार्मिक भेदभाव नहीं होने चाहिए, है ना, गरीब अमीर का भेद नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा जी, जी। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वो सब तो हम सबके लेखन में आते ही होंगे, आपके भी मेरे भी, या जो भी लिखते बिल्कुल। हैं। नहीं, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जिनको हम नकार नहीं सकते जी, अपने लेखन में। लेकिन मैं अगर प्रेमचंद की नकल करूंगी तो उनका क्लोन बन के रह जाऊंगी। मुझे नकल नहीं, वो बहुत मेरे बढ़िया। आदर्श हो सकते हैं, लेकिन मैं लिखना उनकी, मतलब उनकी नकल करके नहीं लिखना चाहती। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, जितने लोग लेखन की दुनिया में उतरना चाहते हैं या लिख रहे हैं, ये जी, मार्के की बात है। जी, बिल्कुल। हमें आदर्श सही है, परंतु नकल नहीं। जी, बिल्कुल। जी, जी, मैडम। जी, मैम इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मैम अक्सर हम लोग देखते हैं कि भाषा की दुनिया में, ख़ास करके अंग्रेजी भाषा हम्म, की ओर देखिएगा तो वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे ये पठन-पाठन का चलन चलता है बचपन से ही, छोटे पल पे। तो छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे माता-पिता जो है कहानियाँ पढ़ के सुनाते हैं वगैरह, और कहीं-कहीं वो रीडिंग ज़ोन भी बना रहता है हर जगह। ऐसा कुछ हिंदी में क्या हो पाया है, या फिर होने की आवश्यकता है, या किया जाना चाहिए? मैं नहीं समझती कि यूरोप जाती रहती हूँ अक्सर। यूरोप जी। में हमसे कुछ बहुत अच्छा है, माफ कीजिएगा। अच्छा, ठीक। अच्छा। हम तो उस देश में ही रहते हैं ना जहाँ हमारे सारे, जिनको आप अपने धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं, या जी। जो भी, वहाँ सारे कथा के बीच में से कथा हाँ, हाँ, है ना? हाँ। महाभारत में कथा के बीच में सूत जी आ जाते हैं, वेद व्यास हैं, फिर गणेश आ गए, फिर कोई और आ गया, फिर भीष्म कोई कथा सुना रहे हैं, तो इसके बीच में जी, कोई कथा आ गई, है ना? जो जी, जी। वो जो कथा है ना कि एक राजा जो है, कोई हो सकता है 100 कहानियां सुना दे। तो हम तो, और फिर हमारे अपने ट्रेडिशंस, मैंने लोक कथाओं पे काम किया था इसके जी, लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए। तो हमारे अपने ट्रेडिशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अफ़सोस की बात है कि हमने उन्हें प्रिज़र्व नहीं किया। हाँ। हमें अपने ट्रेडिशन, हम आधुनिक बनना चाहते हैं, हम आधुनिक बन सकते हैं, लेकिन हमें अपने ट्रेडिशंस को भी प्रिज़र्व करना चाहिए। क्योंकि आधुनिकता का रास्ता भी पुरानेपन से हो गई तो जाएगा ना। मेरी दादी से ही तो मैं यहाँ इस दुनिया में हूँ, और बहुत मुझसे सही। मेरा पोता उस दुनिया में है। तो हमारा बिल्कुल। ट्रेडिशन भी हो और हम आधुनिकता का भी पल्लू पकड़ें। अफ़सोसनाक तथ्य ये है कि बच्चों के लिए जो बहुत से लोग काम करते हैं, वो कहते हैं कि परी कथाएँ नहीं चाहिए। वो कहते हैं पुरानेपन की कथाएँ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि सब कुछ यथार्थवादी ढंग से लिखा जाएगा। बच्चों को उसकी दुनिया से रूबरू करने का अच्छा तरीका ये है कि जो हुँ, बच्चों की दैनंदिन जो हैं बातें, हुँ, उन पर कहानियाँ लिखी जाएँ। लेकिन मैं इससे थोड़ा थोड़ा अलग सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप बच्चों की दुनिया, मान लीजिए बच्चा जो है वो सब सुबह उठा, उसने ब्रश किया, वो तैयार हुआ, वो स्कूल गया,
उसके पीठ पे 10 किलो का बस्ता लदा हुआ था, वो स्कूल पहुंचा। जो चीजें बच्चा अपने उसमें कर रहा है, अगर आप उसी पे कहानी लिखेंगे उसे कतई मजा नहीं आएगा, वो नहीं पढ़ेगा। उनसे तो वो वैसे ही दो चार होगा, उनसे तो वो हम्म, वैसे ही बोर हो चुका है, इसीलिए अपने कोर्स की किताब को छोड़ के मनोरंजन की दुनिया की तरफ भागना चाहता है, कहानी पढ़ना चाहता है। तो मैं जी जी समझती हूँ कि कहानी में यथार्थ और फैंटेसी का मेल बहुत मजेदार होता है ना। और क्या वजह है, बिल्कुल। मैं जब गई थी, ये शायद 2012 की बात है, मैंने देखा था कि आपके ये सारे श्री कृष्ण, काली, गणेश, बाल हनुमान सब वहां इतने पॉपुलर थे। जो बच्चे आपके उसको नहीं भी जानते हैं ट्रेडिशन को, वो भी उन्हें बहुत आराम से उनको यूट्यूब पे देखते सुनते थे। वहां तो पे बहुत बड़ी बात है। जी, जी, जी। ओ, और बहुत अपने पॉपुलर यहाँ थे। अलग दृष्टि है। खैर बहुत बहुत हम बहुत बड़ी अलग बात है ये हम तरीके लोग के लिए। से नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है जी कि जी जी हम सोचते हैं कि हम रियलिस्टिक कहानियों की तरफ जाएं, बिल्कुल जाएं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है किसी बच्चे को अंधविश्वास की तरफ ले जाइए, किसी जी बच्चे जी को के मन में छोटे बड़े की भावना डालिए, अमीर के प्रति प्यार, और अमीरी के प्रति प्यार और गरीबी के प्रति नफरत भरिए, मैं ये नहीं कहती। लेकिन अगर बच्चों के लिए आपके साहित्य में मनोरंजन नहीं है, तो फिर यथार्थवादी कहानियों में भी आप देखेंगे कि एक हद के बाद वो मनोरंजन के मुकाबले उपदेश पे आके खत्म हो जाती है। और बिल्कुल। उपदेश जो है, जो हमें सिखाया, जो आपने पहला सवाल पूछा था आदर्श की बात, तो जो जी मेरे जी। गुरु भारती जी थे, उन्होंने सिखाया था कि कहानी के आखिर में उपदेश लिखना एक गलत बात है। अच्छा, ठीक कि है। आपने जी लिख जी। दिया, आपने लिख दिया कि बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है ना, कि भाई जी हमें जी। हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। वो कहानी की बुनावट में होना चाहिए। अगर आप बच्चे को सच बोलना सिखाना चाहते हैं, तो ऐसे बिल्कुल। पात्र को एस्टेब्लिश करिए ना अपने उसमें, कहानी के बीच में ही, जो सच की महिमा बताता हो। न कि ये कि कहानी में कुछ भी हो रहा है, आखिर में बता दिया कि सच की जीत होनी चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। तो भारती जी हमेशा कहते थे कि कहानी के अंत में, अक्सर आपने किताबें देखी होंगी, आजकल भी मैं देखती हूँ, फिर से ये ट्रेंड में देखती हूँ कि किताब के पीछे कहानी के आखिर में लिख दिया जाता है कि बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। ये ओहो। छड़ी लेकर सीख देना गलत बात है। आप कहानी में बुनिए ना उस सीख को। वो सीख ले वहीं से, सीख बिल्कुल जो पढ़ हम के समझ। कहानी लिख रहे हैं, वो सीख की कहानी के अंदर हो, कथानक में हम्म, हो। न कि आप अलग हम्म, से चार लाइनें उपदेश की बता दें। उपदेश तो फिर बिल्कुल मिटा दिए जाते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। मैम इसी के साथ एक और कहानी आपसे सुनना चाहेंगे हम लोग। जी अच्छा। मैडम। हाँ स्वागत स्वागत मैडम। जी। मैंने कई कहानियां चुनी थी यद्यपि, लेकिन मैं एक जी। कहानी बहुत पुरानी मैंने कभी लिखी थी, जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी। अरे वाह। और ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हाँ, स्वागत मैडम मुझे स्वागत। मेरे मन में जो है, मैं कहानी लिखने का जो है, मैं मतलब आम जो बच्चों के, जैसे मैंने आपको ये फुटबॉल वाली कहानी सुनाई, ये रोज हमारी जी। सोसाइटी में होता था। तो अच्छा। ये उस पर लिखी थी मैंने। अरे वाह। जी, 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 यही मैं आप कह क्या रहा कह था रहे हैं? कि जी मैं यही कह रहा था कि लेखन की जो सामग्री है हमारे आंखों के आसपास ही है, उसे बटोरने की आवश्यकता है। बिल्कुल जी। आसपास रहती है। जी, जी, बिल्कुल आसपास रहती है। मेरी जो रसोई की खिड़की है, उस पर जी। बहुत से पक्षी आते हैं। और जब मैं सुबह सवेरे उठ के रसोई में जाती हूँ, तो अभी मैं लाइट भी नहीं जलाती हूँ, अंधेरा होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि मैं आ गई, जबकि खिड़की पर जाली भी लगी हुई है। और अरे। वो सब आके इतना शोर मचाते हैं और कहते हैं कि लाओ, तो मैं उन्हें सुबह बाजरा रखती हूँ उनके लिए, फिर उनके लिए बिस्किट रखती हूँ। और मैंने देखा कि तोते बिस्कुट खाना सीख गए हैं यहाँ पर। और जो है कौवा, चूंकि वो नहीं खा सकता बाजरा, तो मैं उसके लिए कभी रोटी बना के रात को रख देती हूँ जिससे सवेरे खा सके, या ब्रेड दे देती हूँ, जो भी है। तो उनसे, उनको देखकर मैंने बहुत सी जी। कहानियां लिखी हैं, और बहुत से लेख भी लिखे हैं अरे वाह। उनकी आदतों बहुत। पर, उनका वो, तो वो आपके आसपास ही रहती हैं सब चीजें, वो कहीं अलग से ढूंढने की जरूरत होती नहीं है, बिल्कुल जी। आसपास मिल जाती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आपको ये वाह। सुनाती हूँ, तितली और कौवा।
ये मेरी बहुत पुरानी पुस्तक है, बहुत पुरानी, मेरे ख्याल में 35 साल पुरानी। तो इसमें ओहो। छपी थी ये कहानी। ये और भी संकलनों में है, क्या मन बाल कहानियां, उसमें भी है ये। वैसे तो मैं आपको वो एक रात जंगल में सुनाना चाह रही थी, लेकिन आप जी जी। कहेगा तो मैं ये तितली और तवा सुना दूं। आप क्या सुनना चाहेंगे? ये मैम आप ये वो दोनों ही सुना किताब है। दीजिए, हम सुनने के लिए दोनों तैयार हैं। अरे जी जी। ये स्वागत मैं स्वागत तितली है। और हवा आपको सुनाती हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल। स्वागत। ये साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी ये जी। कहानी। पता नहीं स्वागत है। साप्ताहिक हिंदुस्तान आज के दौर के पाठकों को याद भी है कि नहीं, क्योंकि उसको बंद हुए बहुत अरसा बीत चुका। जी जी जी। एक थी तितली, सुंदर रंग बिरंगे पंखों वाली। हवा में उड़ती तो लगता दो फूल उड़े जा रहे हैं। थक जाती तो किसी घर की मुंडेर पर, किसी पौधे पर, किसी पेड़ के पत्ते पर बैठकर सुस्ताने लगती। एक दिन मौसम सुहावना था, ठंडी हवा बह रही थी। तितली ने देखा, पक्षी आसमान में उड़े जा रहे थे। छोटी छोटी घंटियां बज रही थी, चरवाहे अपने जानवरों को चराने ले जा रहे। घंटियां बजी, टन 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 टन। तितली ने उसी धुन पर पंख फड़फड़ाए, फर फर फर। क्या बात। हवा ने इस पर तान दी, सर 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 सर। झरना बहा, कल 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 कल। बस तितली ने पंख फैलाए और उड़ चली। आज सुबह हवा, झरने और घंटियों के संगीत से वो मस्ती से भर नाच उठी। तितली को यूं इखलाते देख हवा ने पुकारा, तितली नानी, वो तितली रानी। पर तितली कहाँ सुनती, वो आवाज को बिना सुने आगे बढ़ गई। हवा फिर उसके पीछे बहती पहुंची। तितली बहन, तितली बहन, आज तो बड़ी खुश दिखती हो। क्यों न हूं, देखती नहीं हो मेरे सुंदर पंख? तितली ने कहा। हाँ सो तो है, हवा धीरे से बोली। अरे, तुम तो इतने धीरे से बोली जैसे मेरे पंख वाकई सुंदर नहीं हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ। वैसे भी तुम्हें रंग बिरंगे पंखों की विशेषता क्या मालूम? तुम्हारे पास न तो रंग है न रूप। तितली ने अकड़ कर कहा। तितली बहन, इतना घमंड भी अच्छा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरे पास रूप रंग नहीं तो मैं किसी काम की ही नहीं। हवा दुखी होकर बोली। अच्छा तो बताओ, तुम किस काम की हो? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास शायद शक्ति है। जानती हो, शक्तिशाली को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पर तुम तो मेरी शक्ति की परीक्षा ही लेने लगी। यदि मैं न हूं, ठीक से न बहूं, तो तुम भी नहीं उड़ सकती। हवा की आवाज थोड़ी तेज हो चली। अरे जाओ जाओ, घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है। मुझे रोक कर दिखाओ तो जानू। कहकर तितली ने एक गोता लगाया और उड़ चली। हवा तो गुस्से में थी ही। वो तितली के पीछे बोली। जितने गुस्से में हवा चली, उसका वेग बढ़ा। तितली को लगा उसके पंख उखड़ जाएंगे। वो एक पेड़ पर पत्तों की ओट में छिप कर बैठ गई, पर हवा की नजरों से कहाँ बचती। हवा ने हुंकारते हुए पेड़ से कहा, या तो तुम इस तितली से जाने के लिए कहो, नहीं तो मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगी। हवा की गुस्से भरी आवाज से पेड़ डर गया। तितली से बोला, बहन तितली, इस वक्त तो तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी मदद करता, पर हवा बहुत शक्तिशाली है और जिद्दी भी। अपने ए, अपने एक बार में मुझे उखाड़ फेंकेगी, फिर तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा। जिंदा रहा तो शायद फिर कभी तुम्हारे काम आ सकूं। कहकर पेड़ के भी पत्ते जोरों से हिलने लगे। जिस पत्ते पर तितली बैठी थी, वो टूट कर नीचे गिर पड़ा। तितली के पास सिवाय उड़ने के कोई और चारा नहीं था। हवा अब भी उसके पीछे थी। तभी तितली ने देखा, एक बैलगाड़ी जा रही थी। उसमें रुई भरी थी। बस तितली उसमें जा छिपी। रुई के बीच में छिपी वो दिखाई भी नहीं देती थी। हवा ने तितली को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। वो
हवा तेज तेज हुंकारे भरने लगी, तो तेज तूफान आ गया। जब तक बैलगाड़ी वाला आकर अपनी रुई संभालता, सारी रुई हवा में उड़ चुकी थी। सारा आसमान रुई से भर गया था। ऐसा लगता था जैसे आसमान में सफेद फूल खिल उठे हों। रुई के साथ उड़ती तितली एक घास के मैदान में जा गई। घास से बोली, बहन मेरी मदद करो, मुसीबत में हूँ। अरे तितली रानी, आज घास की तरफ तुम्हारी नजर कैसे पड़ गई? मैंने तो सुना था तुम रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के और किसी को अपना दोस्त बनाती ही नहीं। भाई मेरे पास तो रूप है न रंग है न खुशबू ही। घास बोली, अरे बहन, यही बात तो मैंने हवा से कह दी तो हवा मेरे पीछे पड़ गई। मैं पेड़ पर छिपी तो उसने वहां से भगा दिया। रुई में छिपी तो हवा रुई उड़ा ले गई। बस अब वो यहाँ आती ही होगी। लेकिन तुमने हवा से ऐसी बात क्यों कही? वो तो तुम्हारी सहेली थी, हमेशा तुम्हारे उड़ने में मदद करती थी। घास ने आश्चर्य प्रकट किया। हाँ, यही तो गलती हुई। मैंने घमंड कर बहुत सी गलत बातें कह दी, हवा का अपमान किया। तो अब माफी मांग लो। कैसे मांगो? अभी तो वो गुस्से में है। और तुम्हें पता है, हवा जब आंधी बन जाए तो किसी की नहीं सुनती। तितली बोली, अच्छा कोई बात नहीं, आओ तुम मेरी गोद में छिप जाओ। तितली उड़कर घास में जा छिपी। हवा ने आकर कहा, तितली को बाहर निकालो। अगर न निकालूं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। हवा बोली, करके देख लो। घास हंसी। हवा अब बिल्कुल रौद्र रूप में आ गई। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, झरना उल्टी दिशा में बह चला। घर लौटते पशु इधर उधर भागने लगे, लेकिन घास अपने स्थान पर ही थी। हवा जितनी तेज चलती, घास जमीन से उतनी ही सट जाती। हवा का हर बार खाली जाता। जब हवा बिल्कुल थक गई तो घास बोली, मेरी बात सुनो। क्या? हाँफते हुए हवा बोली, तितली को माफ कर दो। कभी नहीं। उसने घमंड क्यों किया? ये बात तो तुम्हारी ठीक है, उसे घमंड नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके घमंड के बदले तुमने क्रोध और घमंड दोनों किए। तितली के घमंड से तुम्हारा अपमान हुआ, लेकिन तुमने तो सारी दुनिया को नष्ट करने की ठान ली। हाँ, बात तो ठीक है। कहाँ है तितली? हवा धीरे से बोली। घास ने तितली को समझाया बुझाया कि वो डरे नहीं। फिर भी वो डरती हुई बाहर आकर बोली, हवा बहन, मुझे माफ कर दो। हवा हंसने लगी। तितली उड़ चली। हवा उसके पीछे थी, तितली से लड़ती हुई नहीं, उसे सहलाती, उसे सहारा देती। बहुत सुंदर। एक कहानी, मार्मिक कहानी, बिल्कुल बहुत ही अंतर्मन तक को भेदती हुई। बहुत अच्छा लगा सुनकर, और कहीं न कहीं मन थैंक यू। झकझोर भी रहा था। बिल्कुल, बहुत अच्छे लगे। मैम एक जी। 1-2 प्रश्न यदि इजाज़त हो तो ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा। तो जी। मैम अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि कहानियाँ जो हैं पाठ्य पुस्तकों में, हमारे पाठ्य पुस्तकों के अंदर अ, कैसी कहानियाँ आनी चाहिए? ख़ास करके हम्म। बच्चों की जो हैं, अभी जो हम लोग देखते हैं उसमें कहीं न कहीं ऊपर आ जाती है। आखिर जो 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 बैठते हैं कमिटी में, उन्हें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए मैम? एक तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सी कमेटीज में रही हूँ, अब भी हूँ। जी, जी। एक जो मुझे कहना चाहिए कि कमेटी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बच्चों के साहित्य के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों की दुनिया कितनी बदल गई। अब बच्चे, आज तो ये कहा जाता है कि हर 3 साल पर एक पीढ़ी बदल जाती है। हर 3 साल पर हमारी टेक्नोलॉजी प्रतिपल बदलती है, लेकिन जी, बच्चों जी। की दुनिया 3 साल पे ही बदल जाती है। तो क्या हम जब बच्चों की रचनाओं का चुनाव करते हैं तो उस बदलाव के प्रति सचेत रहते हैं? क्या हम सोचते हैं कि बच्चे, हमारे देश में बच्चे सर्वाधिक फेसबुक यूजर्स हैं? हम कभी सोचते हुँ, हैं इस बात को?
क्या हम बिल्कुल। जानते हैं कि जिस मोबाइल के ले जाने की मनाही थी हमारे स्कूल्स में, अंततः कोरोना पीरियड में वही मोबाइल बच्चों के काम आया। जी, और जी, माता बिल्कुल। पिता ने शिकायत की, मैंने कई आर्टिकल्स में लिखे कि बच्चे पढ़ने के बाद मोबाइल पे क्या क्या देखते हैं हमें पता नहीं चल पाता है। ये बात सही ठीक है। है, तो बच्चों के बदलाव जो लोग कमेटी में होते हैं, होता क्या है कि भाई नाम जिनका चल रहा है, और वो चाहे उन लोगों ने बच्चों के लिए एक रचना भी ना लिखी हो, है ना, जिनका नाम परिचित है, जिनको साहित्य अकेडमी मिल गया है, जिनको ज्ञानपीठ मिल गया है, जिन्हें और कुछ बड़े पुरस्कार मिल गए हैं, बस उनको भी समझ लिया जाता है कि वो बच्चों के लिए लिख सकते हैं, या बच्चों को जानते होंगे बहुत बेहतर तरीके से। हो सकता है बहुत से लेखक उनमें से जानते भी हों, लेकिन बहुत से नहीं भी जानते हैं। तो बिल्कुल, बच्चों के बिल्कुल। चुनाव वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए अगर आप रचनाएं चुन रहे हैं, तो जो लोग बच्चों के लिए काम करते रहे उनको सम्मिलित जरूर करें। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, मुझे जी, अपने लिए नहीं कहना है, मैं उन जी, सभी जी। के लिए कह रही हूँ जो बच्चों के लिए काम करते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन उनको ऐसी किसी चीज में भागीदारी नहीं दी जाती, तो उनको भागीदारी दी जानी चाहिए। वो बेहतर जानते होंगे, इतनी अच्छी किताबें छपती हैं, इतनी किताबें बिकती हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनके कोई महत्व है, कोई रीडरशिप है, कोई खरीदने वाला है, तो उनको जगह मिलनी चाहिए बच्चों की पाठ्य पुस्तकें जब तैयार होती हैं उसमें। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं खुद भी रही हूँ पाठ्य पुस्तक कमेटी में, एनसीईआरटी जी, की जी। में। जी, जी। मैम एक और प्रश्न, ये थोड़ा हटके है, बस ये थोड़ा ये जानना चाहते थे कि मैम जैसे हर किसी का अपना एक समय सारणी होती है, तो बनाते हैं लोग कि लेखन का, जैसे लेखक हैं तो उनका कोई विशिष्ट समय होता है कि बस इसी समय में लिखेंगे। ऐसा आपका भी कुछ है क्या? कि उस समय में मतलब कि वो होता नहीं एक समय हमें नहीं, बाँध दिया जी, देखिए क्या है कि बहुत मशहूर अमेरिका की ज्योतिषी हैं लिंडा गुडमैन, मतलब अच्छा। अब वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी किताबें बहुत मशहूर हैं और हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत पढ़ी जाती हैं। तो उनकी एक किताब है सन, उनकी किताब है लव साइंस, सन साइंस, स्टार साइंस। तो मैंने उनकी सभी किताबें पढ़ी हैं। तो वो उन्होंने कहा, उनका एक ही वाक्य है जो हम आजकल अक्सर फिल्मी सितारों के मुंह से भी सुनते हैं, टाइम जी। इज मनी एंड मनी इज टाइम। तो जी, जी। अक्सर आप पाएंगे कि लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं लिखने के लिए कि भाई मेरे पास बहुत बिजी हूँ, बड़ा काम है, मेरे पास एक लिखने के लिए अलग से कमरा भी नहीं है, और बच्चे समय नहीं लेने देते हैं, और तमाम तरीके के नौकरी बहुत समय खा जाती है। लेकिन जी, अगर जी। आप अपने समय का सही मैनेजमेंट करें, मैनेजमेंट सदुपयोग नहीं कहूंगी, सदुपयोग तो हो गई अगर आप टाइम का सही मैनेजमेंट करेंगे, जी, बिल्कुल। सदुपयोग तो हो गई। अगर आप टाइम को सही मैनेज करें, तो कोई वजह नहीं है कि आप एक जो भी आप प्लान करें, जो भी आपने लक्ष्य रखा हो, क्या लक्ष्य रखा है मैं नहीं जानती। जी। हो सकता है कोई एक शिखरचंद जैन साहब हैं जो लेखक हैं जयपुर के, एक बार जी, वो जी। मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में है, तो उन्होंने एक बार लिखा कि वो उन्होंने 10 कहानियों की वो की थी और 10 पूरी लिख ली। उन्होंने 10 कहानियों को लक्ष्य रखा था एक पर्टिकुलर टाइम में कि 2 महीने में या 3 महीने में। तो मैंने जी, उन्हें जी। लिखा कि थैंक यू सो मच, मुझ जैसे आप मुझे दूसरे मिले हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे लक्ष्य बनाती हूँ। अरे वाह! मैं भी इस तरह लक्ष्य रखती हूँ कि मुझे इस टाइम पीरियड में ये खत्म करना है, मुझे ये करना है। और जैसा कि आपको पता है मैंने पूरे जीवन नौकरी की है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैंने पाला है, और अपने जी, घर जी। के भी सारे काम किए हैं। उसका कारण ये जी। है कि मेरे पास अपने हेल्थ को के लिए इतना समय नहीं था कि मैं जिम जा सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि अपने घर के काम करूं, तो घर के काम भी निबट जाएंगे और मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कैलोरी बर्न तो घर के काम में सबसे ज्यादा होती है, सारे बहुत विशेषज्ञ कहते हैं, जी, जी, जी। है ना। बिल्कुल। तो एक 200 कैलोरी बर्न करने के लिए मैं पहले अपने घर से निकल के और काम छोड़ के जिम जाऊंगी, फिर मैं वहां 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगी, हो सकता है उसमें मैं 139 कैलोरीज बर्न करूं, या डेढ़ हुँ। सौ या 200। लेकिन यहाँ तो एक डस्टिंग में ही 139 कैलोरीज खत्म हो जाती हैं। तो उस तरह की चीजें रही हैं मेरे उसमें, या दिस इज जी, कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, कि भाई एब्सोल्युटली। आप जो जी, जी, है बिल्कुल। जिम में जाएंगे तो चलकर जाएंगे तो 20-25 मिनट जिम, जहाँ जितना दूर है मेरे घर से,
जाने में लगेंगे उतने ही आने में, मान लीजिए 50 मिनट, 1 घंटा वहां लगाएंगे, 2 घंटे, है ना, तो उसके बाद थोड़ा थक भी जाएंगे, तो 3 घंटे समझ लीजिए। तो वो 3 घंटे अगर मैं घर में काम करूं तो कितनी तरह के काम हुए, मेरे घर के काम निपटे, मेरी हेल्थ का इशू ठीक हुआ, मेरे पैसे जी। भी बचे। हाँ हाँ, ये बात है, तो बिल्कुल। इस तरह की तो बिल्कुल इस तरह की सहमत। चीजें मेरी लाइफ में रही है, और मैंने वाह। इनको हमेशा वो किया। आज भी, आज जो हाल है मेरा, उसमें ये है कि हर ये देखिए, अब मतलब मैं कम से कम 10-12 अखबारों में लगातार लिखती हूँ, तो जी उसमें तरह तरह की चीजें मैं लिखती हूँ। सॉफ्ट टॉपिक्स पे लिखती हूँ, पॉलिटिकल जी इश्यूज पे लिखती हूँ, औरतों के इशू पे लिखती हूँ, साहित्य तो है ही, फिर उसके जी बाद मेरे किताबें हैं, उसके बाद और बहुत से काम है। तो लेकिन एक ही मंत्र, जिसको आप कहते हैं ना सक्सेस मंत्र, तो जी वो है जी। टाइम मैनेजमेंट। अपने क्या समय बात है। का, आप अगर अपने समय को मैनेज कर सकते हैं तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। पराजित इस सेंस में नहीं कि मुझे कोई युद्ध जीतना है, जी जी मुझे जी। युद्ध नहीं जीतना है किसी से, हाँ हाँ लेकिन मैं अपने लक्ष्य पूरा कर सकती हूँ, जो लक्ष्य मैंने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, जैसे अक्सर होता है कि हम लोग टाइम बना लिए, अपना हो गया, परंतु उस समय कुछ अगर आ जाता है तो उस समय मतलब मान लीजिए वो व्यवधान आ गया, तो आप उसको कैसे हाँ, ये करती हैं, मतलब ओवरकम कैसे करती हैं या फिर क्या करती हैं उसके लिए? नहीं, व्यवधान जो है, क्या होगा, कोई मिलने आ जाएगा, हो सकता है आपको किसी काम से कहीं जाना पड़े, हो सकता है कि किसी का फोन आ जाए, हम्म। तो भी तो भी ये कितना समय ले लेगा, हो सकता है 2 घंटे लग जाए आपके। इस हम्म। मामले में कोई मिलने आ गया, 2 घंटे आपके रहे, तो आप जी कोई वैसे प्राणी तो है नहीं, आपको सामाजिक संबंधों का निर्वाह भी करना पड़ता है। आखिर आप लेखक हैं, किस लिए लेखक, इसलिए तो जी। नहीं ना कि आइसोलेशन में रहना है, वो किसी गुफा में ही रहते रहते जाते ना। तो हम उसमें तो, बिल्कुल। और इन दिनों जब हम देख रहे हैं हमारे समाज में टूट फूट बहुत ज्यादा है, हाँ टेक्नोलॉजी ने जो की वो की थी, कोरोना ने और कर दी, तो ऐसे में रिलेशनशिप को प्रिजर्व करना भी हमारी ड्यूटी बनती है। तो उसमें बिल्कुल। कितना टाइम, मान लीजिए मैं एक कहानी लिख रही थी, वो अधूरी रह गई, कोई आ गया या फोन आ गया या मुझे किसी के लिए खाना पकाना पड़ा, तो आधी हम्म। तो लिख ली, बिल्कुल। आधी तो लिख ली है ना, बस हम्म आधी हम्म ही हम्म, रह गई है। उसे मैं उसका डेल, क्या नाम है, डेल डेल कार्नेल, वो जो नाम है बहुत बड़े हो रहे हैं, जी उन्होंने जी कहा, कल ही मैंने पढ़ा, डेल कार्नेगल, क्या नाम है मैं भूल गई पूरा, उन्होंने जी। कहा कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो पढ़े मत रहिए, हम्म। अगर आपको नींद नहीं आ रही पढ़े मत रहिए, उठिए काम करिए, चाहे रात का ही वक्त क्यों ना हो, ओ वाह। ये उन्होंने कहा। अगर नींद नहीं बहुत आ से रही लोग तो कहते काम। हैं ना, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं बिस्तर पे पड़ा रहा। जी जी जी। अपने समय का सदुपयोग, और समय सदुपयोग। कभी कम नहीं होता है अगर आप उसे करना चाहें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सही मायने में देखा जाए तो आज का जो ये सेशन रहा या फिर ये हम लोग का जो किस्सा गोई का समय रहा, निश्चित तौर पे लाभान्वित हुए हैं। मैं सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ हूँ, और मुझे विश्वास है कि हमारे जितने मित्र हैं, फेसबुक के हैं, हमारे जितने यूट्यूब के हैं, चाहे वो हिंदी शिक्षण के हैं, चाहे हिंदी की हिंदी ज़िंदगी जो है हमारी, अपना हमारा जो डॉक्टर ऋषि शर्मा द्वारा संचालित है, जैसे विश्व यात्रा टाइम्स है, समाज्ञा के जो एडिटर हैं, सभी से लाभान्वित हुए होंगे। और विश्वास मानिए, आज का ये समय जो है वो जीवन भर याद रहेगा मुझे। और क्योंकि आज मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा है, टाइम मैनेजमेंट सीखा है, मैम से सीखा है, तो और आपको नमन है मैडम। अगर इसलिए मैं उस पे प्रश्न किए जा रहा था, क्योंकि मैं सही मायने में देखा है मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ। बहुत बार क्या है, तयशुदा समय रहता है, फिर उसके बाद कुछ न कुछ आ जाता है, अड़चनें आ जाती हैं। तो आज मैंने ये सीखा कि यदि अगर उस समय में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, परंतु उसके बाद ज़रूर इसे समाप्त करें। ये एक बहुत छोटा बड़ी सा, बात है। ये प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको जरूर देना चाहती हूँ। एक स्वागत मतलब मैम, मेरा स्वागत। मन है कि सब लोग जो सुन रहे हैं, जी, तो जी, जी। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कहने से नहीं होता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो कैसे है कि, मैं 2 काम करती हूँ, और ये मैंने अपने अनुभव से सीखे थे। ये काम, एक मैंने शायद पहले प्रोग्राम में भी आपको कहा था, जब पहले कि मैं
मेरे किचन में पर्चियां मैं लटका के रखती हूँ। जी, और अच्छा। उसमें मेरे मन में कोई ख्याल आया, कुछ चीज लिखने का, कोई कहानी का आइडिया, कोई लेख का आइडिया, कोई चीज, मैं उस पे सेंट्रल आइडिया लिख देती हूँ किचन में। एक जागरण से एक लड़की आई थी, आज से बहुत साल पहले की बात है, कम से कम जी, पंद्रह जी। बीस साल पहले। तो उसने कहा कि आपको कहानी के आइडियाज कब आते हैं? तो मैंने कहा, जब मैं रोटी बेलती हूँ। अरे वाह! तो वो कहानी, जी, जी, जी। वो कहानी के लिए आइडियाज नहीं होते हैं उस पर्ची पर। होता क्या जी। है कि जब हम बाजार जाते हैं तो हम हाँ, हाँ। सोचते रहते हैं कि अरे यार पता नहीं क्या लाना था, भूल गए। तो उसमें मान लीजिए जीरा खत्म है रसोई में, जी, तो मैं जी। जीरा लिख दूंगी उस पर। हाँ, हाँ। जब जिस जी, वक्त मुझे बिल्कुल। लगेगा कि जीरा खत्म है, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे यार रसोई में क्या खत्म था, और वो चीज नहीं है तो उसके बिना काम कैसे चलेगा। इसमें जी, कितना मेरा टाइम जाया होगा कि मैं बाजार गई तब मुझे याद नहीं था कि जीरा खत्म है, लौट आई तब याद आया कि जीरा है तो फिर लेने जाना है या हुँ, हुँ, किसी से हुँ। मंगाना है। तो वो जी, टाइम मैनेजमेंट के ये बहुत छोटे छोटे वो हैं गुर जिसको कहते हैं कि। और इसमें मेरे लिखने का भी कि मैं उसमें लिखती जाती हूँ और फिर एक कभी मौका निकाल के अपनी डायरी में नोट कर देती हूँ सेंट्रल आइडियाज को जो आए। ब तो इसने मुझे बहुत सहारा दिया है। मेरा कोई आइडिया जो गुम नहीं होता इस तरह से। बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पे हमारे जितने भी दर्शक हैं यहाँ पर जो सुन रहे हैं हमें, और जब तक इस वीडियो के जहाँ तक प्रतियाँ जाएँगी और जहाँ तक ये लोग जी, सुनेंगे, मुझे विश्वास है निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे। कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं, उनकी समय सारणी किस प्रकार से आप तय करेंगे, कैसे लिखेंगे, कहाँ आपको रखना है ताकि आपकी नज़र जाए हमेशा, ताकि आप भूलें नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये जी, बहुत जी, सही सच्चाई है। ये देखने में चीज़ें छोटी लगती हैं, परंतु विश्वास मानिए मैडम कि अ, आज से शायद अभी से शायद मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, ये टाइम थैंक यू मैनेजमेंट को सो देखकर। मच। तो थैंक यू। इसके लिए आपको जो नमन है। हमारे लक्ष्य होते हैं ना, जी, पांडे जी, जो लक्ष्य हैं वो सीढ़ियों की तरह होते हैं, है ना? बहुत कि सही। जी, हम बिल्कुल। अगर सबसे ऊपर सीढ़ी पे मुझे जाना है तो मैं कूद के तो नहीं जा सकती ना, मुझे एक बिल्कुल, एक सीढ़ी चढ़नी होगी। वो लक्ष्य बिल्कुल। हमारा, अगर हमें मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये छोटे जी, छोटे बिल्कुल। वो हैं, छोटे छोटे लक्ष्य हैं कि भाई आपने समय पे काम किया तो कैसे करना है, कब करेंगे, क्यों करेंगे, और कैसे समय बचाएंगे। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें जो हम अनुभव से सीखते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर मैं यही देख रहा था कि काफ़ी हमारे मित्र जुड़े हैं फ़ेसबुक से, और मतलब यहाँ पे सराहनें जो हैं वो इतनी हैं कि मैं पढ़ना शुरू करूँ तो शायद समय खत्म हो जाए, कम पड़ जाए, और ख़ास करके कह रहे हैं कि मैम को और सुनना है, उनकी कहानियों को और सुनना चाहते थे। परंतु मेरा विश्वास है कि ये आखिरी नहीं है, क्योंकि मैम पुनः आएँगी, हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, विश्वास मानिए। और मैम के साथ हम जुड़े रहेंगे, मैम आएँगी, मैम अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखती हैं और बनाए रखेंगी। और इसी आप विश्वास सभी के साथ को। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पे आया है पेड़ पर स्कूल शीर्षक कहानी सुनाइए आदरणीय। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं वही पढ़ रहा था। तो साइड परंतु में वो विश्वास नीलम जी के प्रोग्राम में सुनाई थी पेपर इसको। ओह! अच्छा, तो हम मैम को जी, जी। पुनः लेकर आएँगे, और विश्वास मानिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदी शिक्षण मंच, हिंदी है ज़िंदगी, समाज्ञा और विश्व यात्रा टाइम्स की ओर से मैम को कोटि-कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। समाज्ञा के जो टीम हमारा जो है, वो आपको नमन करता है। आपको पुनः नमन है मैम, आप जुड़ी, और इसी प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि और अब शब्द जो हैं, आपके शब्द जो हैं, वो सदैव बरसते रहें, उससे हम लोग ज्ञान अर्जित करते रहें और नित्य नई चीज़ें सीखते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको नमन है, भी आप चरण सभी स्पर्श का है। धन्यवाद करती हूँ। जी, बिल्कुल। पुनः मैं भी मुलाकात सभी का होगी मैडम। धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते सर। शुक्रिया। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। स्वागत हो। नमस्ते मैडम। आप सभी यूँ ही जुड़े रहें। नमस्कार।